अध्याय नंबर 6। पिछले अध्याय में हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा बुने गए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के मायाजाल को समझा। हमने देखा कि यह प्रणाली कैसे एक धोखा थी जिसे भारत के आर्थिक शोषण के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आर्थिक नीतियां केवल किताबों और सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहती। उनका सीधा और गहरा असर देश के आम नागरिकों के जीवन पर होता है। आज हम उसी असर की जांच करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे रुपए की गिरती आंतरिक कीमत ने, यानी कि अधिक होती महंगाई ने भारत के आम आदमी, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी की जिंदगी को नरक बना दिया था। ये कहानी सिर्फ एंकरों की नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दर्द और संघर्ष की है जिनकी जेब पर हर रोज एक अदृश्य डाका डाला जा रहा था। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं रुपए की कीमत गिरना, तो इसका क्या मतलब है। इसका एक मतलब तो विदेशी मुद्राओं जैसे पाउंड के मुकाबले गिरना है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन इसका एक और ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब है देश के अंदर उसकी खरीदने की शक्ति का कम हो जाना। इसी को हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। मान लीजिए आज आप 100 रुपए में 10 किलो आटा खरीद सकते हैं। अगर एक साल बाद उन्हीं 100 रुपए में आप सिर्फ 8 किलो आटा खरीद पाए, तो इसका मतलब है कि रुपए की कीमत गिर गई है। आपके नोट पर तो अब भी 100 ही लिखा है, लेकिन उसकी असली ताकत कम हो गई है। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के तहत सरकार ने जो अंधाधुंध नोट छापे, उसे बाजार में रुपए की बार आ गई। लेकिन अनाज, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजों का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि हर चीज की कीमत आसमान छूने लगी। इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव किसानों पर हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है। किसान अपनी फसल उगाकर बेचता और उसे मिले पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करता। जब महंगाई अधिक हुई तो उसे बीज, खाद, लगान और अपने परिवार के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होते। लेकिन अक्सर उसकी फसल की कीमत से आमदनी कम होती थी। उसे अपनी उपज बिचौलियों और सरकारी मंडियों में एक निश्चित दाम पर बेचनी होती थी। इस तरह उसकी लागत तो अधिक होती जा रही थी, लेकिन उसकी आमदनी उतनी नहीं हो रही थी। वो एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया जहां वो साल दर साल और ज्यादा गरीब होता जा रहा था। उसकी मेहनत की कमाई को महंगाई नाम का दीमक अंदर ही अंदर खा रहा था। वो कर्ज के बोझ तले दबता चला गया और ये कर्ज कई पीढ़ियों तक चलता रहता। दूसरा सबसे अहम शिकार था मजदूर वर्ग और निश्चित आय वाले लोग, जैसे कि क्लर्क, शिक्षक या छोटे सरकारी कर्मचारी। इनकी तनख्वाह तो निश्चित होती थी, लेकिन बाजार में चीजों के दाम हर दिन अधिक हो रहे थे। महीने की शुरुआत में जो तनख्वाह मिलती, वो महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती। घर का बजट बनाना एक असंभव काम हो गया था। लोगों को अपनी जरूरतें कम करनी हो रही थी। बच्चों की शिक्षा, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब विलासिता की वस्तुएं बनती जा रही थी। लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती जाती। उन्हें ये समझ ही नहीं आता था कि वे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद और ज्यादा गरीब क्यों हो रहे हैं। उन्हें लगता था कि ये उनकी किस्मत का दोष है, लेकिन असल में ये एक दोषपूर्ण और शोषक आर्थिक नीति का परिणाम था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस वेदना को महसूस किया और अपनी लेखनी के माध्यम से इसे आवाज दी। महंगाई का एक और बुरा प्रभाव बचत पर होता है। लोग भविष्य की जरूरतों जैसे बच्चों की शादी, घर बनाने या बुढ़ापे के सहारे के लिए पैसे बचाते हैं। लेकिन जब महंगाई तेजी से अधिक हो रही हो, तो आपकी बचत की कीमत भी कम हो जाती है। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। 10 साल बाद भी वे 1000 रुपए ही रहेंगे। लेकिन उन 1000 रुपए से आप शायद वो सामान भी ना खरीद पाए जो आज 100 रुपए में आ जाता है। इस तरह महंगाई आपकी भविष्य की सुरक्षा पर भी हमला करती है। ये लोगों को बचत करने से हतोत्साहित करती है और उन्हें आज में ही सब कुछ खर्च कर देने के लिए मजबूर करती है। इससे देश की कुल बचत दर कम हो जाती है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत के साथ भी यही हो रहा था।
लोग भविष्य के प्रति असुरक्षित महसूस कर रहे थे और देश का आर्थिक विकास रुका हुआ था। यह स्थिति ब्रिटिश सरकार के लिए फायदेमंद थी। जब आम भारतीय गरीब और कमजोर होता तो वह उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में ही इतना उलझा रहता कि उसके पास राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। इसके अलावा महंगाई के कारण भारत के छोटे उद्योग और व्यापार भी चौपट हो रहे थे। उन्हें कच्चा माल महंगा मिलता था और उनका मुनाफा कम होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनियों को सस्ता आयात करने और भारत में अपना माल बेचने में आसानी हो रही थी। ये पूरी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनने से रोकने और उसे हमेशा के लिए ब्रिटेन का बाजार बनाए रखने के लिए ही रची गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छी मुद्रा प्रणाली वो नहीं है जो सिर्फ विनिमय दर को स्थिर रखे, बल्कि वो है जो देश के अंदर कीमतों को स्थिर रखे। उनके लिए मुद्रा का असली मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा देना नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन सिर्फ समस्या बता देना ही काफी नहीं होता, उसका समाधान देना भी जरूरी है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस गंभीर समस्या का क्या समाधान सुझाया? उन्होंने एक स्थिर और मजबूत रुपए के लिए क्या रास्ता दिखाया? उनका वह अचूक समाधान क्या था जो ना केवल रुपए की कीमत को स्थिर करता, बल्कि आम आदमी की जेब पर हो रहे इस डाके को भी हमेशा के लिए रोक देता? इस क्रांतिकारी समाधान के बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको चैप्टर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के सारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।